जय हिंद दोस्तों, आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों एग्जाम को टारगेट करके हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया और हमारे ये मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड क्लास चल रहा है। तो आइए हम लोग सीधा क्लास में चलते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सीधा अपने क्लास में, ठीक है। हम आज लोग कहाँ पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, ठीक है। कौन सा? तुगलक वंश, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो तुगलक वंश, तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक यानी जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। किसने? जीएसटी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक कैराना जनजाति के तुर्क थे जो बलवन का दास था। किसका? बलवन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे उसे मुल्तान दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया और उन्हें क्या है, भारत से बाहर खदेड़ा। इसलिए वो गाजी मलिक के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसके नाम से? गाजी मलिक के नाम से, ठीक है। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर एकाधिकार कर लिया और 8 दिसंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में इसके उत्तराधिकारी भी तुगलक पुकारा जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। जीएसटी के समय यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 या 1/3 वसूल किया जाने लगा, यानी फ्लेक्सिबल था। 1/5 या 1/3। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया गया, यानी क्या किया गया? भूमि कर को माफ भी कर दिया गया आवश्यकता अनुसार। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। गैस गया क्या है, अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था को भी समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वाले और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बरनी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वो किसी भेड़ की ओर देखें, मतलब इतना न्यायप्रिय था वो। आते हैं आगे, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा। सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। कौन? एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती भी की गई। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग में एक सबसे महत्वपूर्ण था ये। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। कहाँ से? दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, देवगिरी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पतलिते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद रखा। देवगिरी के कुवत उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिले अलाही अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई
और बरनी मोहम्मद तुगलक के 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। 5 कौन-कौन सी योजना थे? दौब में कर की वृद्धि, दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी, खुरासान पर आक्रमण कर और कराची की ओर अभियान। ये इसके मेन 5 योजना बताई गई, ठीक है। इब्न बतूता इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चाइना भेजा गया। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखा? किताबुल किताब उल रहला, शार्ट फॉर्म से बोलते हैं रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का उसने पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था। क्या था? एमबीटी प्रथम सुल्तान था जो तिहंदों के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। वो उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसे कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से क्या है, मुक्ति मिल गई। किसने लिखा था? बदायूं ने। इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखिएगा। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को जॉब देने की कोशिश किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की भी व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक एफएसटी था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। उसने दारुल सफा यानी कि हॉस्पिटल नामक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हाकिम रखे। फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था, यानी गुलामों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 के आसपास थी। उनकी देखभाल के लिए देखभाल के लिए क्या है, एक आज के टाइम कहा जाए तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया। दीवाने बंदगान का गठन किया। बंद वाला बंदी, दो गुलाम, ठीक है। सल्तनत काल को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की व्यवस्था की थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 20 सराय, 20 नगर, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ, 125 पुल का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आजादपुर, पांडवों का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। मुख्य आर्किटेक्ट कौन था? गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस धन पर स्वीकार किया जाता था। एफएसटी का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। 5 कौन कौन सी बड़ी नहर थी? प्रथम 150 मीटर लंबी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाते थे, हिसार हरियाणा। दूसरा 96 मीटर लंबी मील लंबी, मीटर नहीं, सतलज से घाघरा नदी तक। तीसरा सिरमौर की पहाड़ी से निकलकर हांसी तक। चौथा घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 150 कुआं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांध, 30 झीलों अथवा जल संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया। एफएसटी तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व अर्थात सिंचाई के लिए टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 कर के रूप में देना पड़ता था।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, लेकिन उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे, यानी इसके पहले तक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अपने बागों की फलों में गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, हरियाणा के यमुनानगर जिले में दिल्ली लाया गया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखिर स्थान के पास पुनः स्थापित कर दिया गया। दिल्ली के सुल्तान एफएसटी ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों एक दूसरे को विचार अच्छे से समझ सकें। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने लगा। फिरोज के अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ही टाइम पर दिल्ली दिल्ली में दो शासक थे। ठीक है। दोनों शासक ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब? 1398। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई। किसका? नुसरत शाह, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1483 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वो तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। कौन? खिज्र खां। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर एक अधिकार कर नए वंश की नींव रखी। कौन सा नया वंश होगा? सैयद वंश। ठीक है। तो सैयद वंश आने से पहले अब लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? कौन था वो? गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक। जीएसटी, यही है जीएसटी। ठीक है। गैसुद्दीन तुगलक। कृषि के समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित पहला शासक होने के श्रेय किसे दिया जाता है? पहला शासक जीएसटी को। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो कौन सा है? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था वो एमबीटी था। एमबीटी क्या क्या था? एमबीए। टी को कर दो ए तो एमबीए हो जाएगा एमबीटी। ठीक है। अमीर कोही किससे संबंधित है? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है और ये एमबीटी द्वारा लाया गया था। दिल्ली के सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। तो कौन था वो? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही कौन? एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, देवगिरी। ठीक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी एमबीटी। कौन पहला सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? वो था एमबीटी। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। यस। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों के टोकन मुद्रा जारी करना था। ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही, आर गलत।
मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही, यस असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए असफल थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी के। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? एमबीटी। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया था? तो वो दिया था इब्न बतूता। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शासक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफनाया गया। तो कहाँ दफना गया वो? पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर, नालंदा। कहाँ दफना गया है? नालंदा में। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? एमबीटी। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो एमबीटी के बारे में कहा गया था। किसने कहा था? बदायूं ने। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों का रोजगार दिलवाया? कौन था वो? एफएसटी। ये सेम क्वेश्चन कौन हो जाएगा? एफएसटी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात के स्थापित किया था, तो वो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके टाइम पे थे? एफएसटी। लगभग 1,80,000। कितना? 1,80,000 के आसपास। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिफ विभाग स्थापित किया। बलवान ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, सबसे पहले यही शुरू किया था, बाद में वो अलाउद्दीन अकबर किया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिर क्या है? फिरोज शाह तुगलक गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ये स्टेटमेंट सही और सभी गलत है। और सभी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सर्वप्रथम लोक निर्माण था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया था। किसने बनाया था? एफएसटी ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए फेमस था, वो कौन था? एफएसटी। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? एफएसटी। हक के सर्व अथवा सिंचाई का लगाने वाला दिल्ली के प्रथम शासक वही एफएसटी हो जाएगा, क्योंकि नहर कौन बना था? एफएसटी ने। तो वही हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? वो भी एफएसटी ने। इसी ने पीडब्ल्यूडी और एफएसटी ने पीडब्ल्यूडी और पेड़ पौधे भी लगवाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है टोपरा। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? तो लाया था एफएसटी ने। दिल्ली के कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? एफएसटी। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में बेहतर समझ उत्पन्न होगी? तो वो था एफएसटी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन था? एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा यानी हॉस्पिटल क्या था? ये एक हॉस्पिटल था, खैराती अस्पताल, सरकारी अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो भी बताया, नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर था। ठीक है, आया था। तैमूर लंग किस वर्ष आया था? तो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज
स्थापित हुआ, तो वह सैयद वंश था। निम्न में उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह, आलम शाह। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या होगा? तुगलक डायनेस्टी खत्म होता है। ठीक है। अब आते हैं नया चैप्टर देखते हैं, लोधी वंश। इसके पहले सैयद वंश है। सैयद वंश ज़्यादा खास कुछ है नहीं है, इसलिए सैयद वंश ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, इसलिए सैयद वंश को क्या कहते हैं? स्किप कर दिया गया। ठीक। लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी में कौन सा था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, तीन थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1491 में की थी। वह बहलोल शाह गाजी नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार भी थे, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद, राय दादू। उसने बहलोल नामक चांदी का सिक्का भी चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का प्रमुख साधन था। बहलोल लोधी लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, क्योंकि निजाम खां की मां जबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया गया। वो लोधी वंश का महानतम शासक हुआ। कौन? सिकंदर लोधी। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। कौन? सिकंदर लोधी। उसने कृषि एवं व्यापार को उन्नत के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की। इंपॉर्टेंट मार्क है ये। उसने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करा दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर भी रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। अब आते हैं 1518 में। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध हुआ और बाबर की योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम लोधी पराजय हुए और युद्ध स्थल में ही मारा गया। और युद्ध स्थल में अभी तक का सल्तनत का सबसे पहला शासक था जो युद्ध में ही मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर? क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है। क्या है? निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन थे? तो लोधी डायनेस्टी के। ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों के शासन के समय निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? क्या बताए थे? BSI, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक। छोटा करना पड़ेगा मैप है क्योंकि। ठीक है। किस लोधी सुल्तान से संबंधित और मानचित्र ए चिन्हित किसी स्थान, किस नगर को निरूपित करते हैं? ठीक है। ये पता ना, तो ये क्या हो जाएगा? जौनपुर। तो क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी जौनपुर। महाराणा सांगा ने महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस में कराया था? खतौली। किस सुल्तान ने नगर बसाया जहां अब आगरा है? किसने बताया था वो? सिकंदर लोधी।
किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उस सल्तनत की राजधानी बनाने के लिए जाया जाता है? सिकंदर लोधी। आगरा नगर, सिकंदर। गुलरुखे उपनाम से अपनी कविताओं को कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी। सैयद में आपका वो बाल लोधी डायनेस्टी में आपका सिकंदर ही मुख्य मेन है, ठीक है। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी। निम्नलिखित वंशों को किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? निजी जगह सही कूट बताना है तो क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका क्या हो जाएगा? सैयद वंश, देन आपका लोधी वंश। GKTSL। देख लेते हैं आपका गुलाम कहाँ चार, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इल्तुतमिश है, बलवान है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का है। अब आ जाता है हमारा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। क्या आ जाता है? विजयनगर साम्राज्य। देख लेते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य को भी, क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड का था, सदर्न एरिया में था, ठीक है। कहाँ था? साउथ एरिया में। तो आइए देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था कब? 1336 में। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम डायनेस्टी कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में इन्होंने फिर हिंदू धर्म अपना लिया था। हरिहर बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पली आए और उन्होंने काम्पली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए थे, ठीक। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सयर्ण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के चार राजवंश हुए थे। कौन कौन? संगम, सालू, तुलु एंड आराविडो, ठीक है। और इन्होंने लगभग 300 सालों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः क्या थे? अनेगुड़ी, विजयनगर, पेंडुकोंडा, चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाओं भेजी, एक कुमार सवाल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय का प्रथम पुत्र था। 1370 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। उसने कनारा, मैसूर, कृष्णपल्ली, कांची प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वो शिव का वीरपक्ष रूप का उपासक था, अर्थात शिव का भी उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवरा का पदच्युत यानी पद से हटा करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कौन? नरसिंह। ये किस डायनेस्टी का? सालू डायनेस्टी का। और सालू डायनेस्टी की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक था। इसने पद से हटाकर सिंहासन पर अधिकार किया और तुलु वंश की स्थापना की। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज यानी छोटा भाई कृष्णदेवराय 1529 में सिंहासन शयन था, सिंहासन पर रहा लगभग 20 साल। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई और कृष्णदेवराय का शासन काल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्या था? उत्कर्ष था, चरमोत्कर्ष था, एक क्लासिक युग माना जा सकता है। कौन सा? तेलुगु साहित्य के लिए। उसके दरबार को तेलुगु का अष्टक आठ महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, इसलिए उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की विवाद धारण की थी। कृष्णदेवराय स्वयं को उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना क्या है? अमुक्तमाल्यदा, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। उसने हजारा राम,
मंदिर एवं विट्ठल स्वामी टेम्पल का निर्माण कराया था। कौन? कृष्णदेव राय। उसके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सब सर्वश्रेष्ठ अर्थात शक्तिशाली शासक बताया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर आया। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने प्रारंभ किया। इम्पोर्टेंट कई बार आया है, जिसने एरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्राई रूप में विख्यात हुए। ठीक है। वैदिक वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर के राजाओं का आश्रय मिले। जनवरी 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। युद्ध हुआ। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और यहीं से विजयनगर का पतन शुरू हो गया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के मध्य था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराव था, किंतु वास्तविक शासक उसका मंत्री रामराय के हाथ में थे। आराबीडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोड़ा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। कौन? रंग प्रथम। रंग प्रथम के बाद वेंकट वेंकट द्वितीय के शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, तो राजधानी बनाया। विजयनगर के महान शासक की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट सेकंड राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर कौन? विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि का था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। समानता भू राजस्व की दर उपज के 1/3 से 1/6 तक लिया जाता था, अर्थात फ्लेक्सिबल थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट राय रेखा नामक कर राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग के 58वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर वर्तमान में जो कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची भी है। हम्पी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। विट्ठल स्वामी टेम्पल हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जितने क्वेश्चन है, चारों डायनेस्टी कौन कौन सा है? तो संगम, सालू, तोलू एंड अराबिडो। विजयनगर स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। विजयनगर सेम क्वेश्चन हरिहर बुक्का हो जाएगा। विजयनगर सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की। ठीक है, इनमें से किसने किस नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता का प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया है, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर समस्त भूमि उस देवता की है। अमोघ वर्ष बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम। तो क्या हो जाएगा? हरिहर प्रथम। अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पद के विजय अभिमानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? गंगा देवी। विजयनगर उस पहले शासक की पहचान की जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो कौन था वो? हरिहर सेकंड था। नरसिंह ने सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालू वंश आरंभ किया। इसका संगम वंश का यश वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। अगला क्या है? कृष्णदेव राय उत्तरावर्ती उनके भाई अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो इसमें सब सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के राजा के साथ लड़ा था। ठीक है, और इसमें गोलकोंडा के राजा की पराजय हुए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज एक कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, तमिल नहीं तेलुगु। ठीक है। आंध्र भोज किसने ग्रहण किया था? मतलब कृष्णदेव राय ने
सरनेम लिया था। अष्टदिग्गज किस राजा के टाइम पर थे? कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वरूप माना जाता है? तेलुगु। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? नागलपुर था वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट पर प्रयोग करते हुए चयन करना। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाला ग्रंथ की रचना की। यश कृष्णदेवराय को आंध्रभोज नामक से भी जाना जाता था। दोनों सही है। आगे आते हैं। उनके दरबार को आलासानी पेंडुरा नामक राज्य का भी सुशोभित करते थे, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, तो 1 और 2 केवल सही है। विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा टेम्पल किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो वो कृष्णदेवराय। और हम्पी टेम्पल। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, वो देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत किस राजा के टाइम पर आया था? देवराय सेकंड। निकोली कोंटी कौन था? तो एक इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थे? किन क्षेत्रों में निपुण थी वो? कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिषी और भविष्यवाणी सभी जगहों पर निपुण थे। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी समझ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? किसके? तेलुगु। तो नन्नन और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों को भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किसके? विजयनगर राजाओं के। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। निम्न में से किसके राज्यारोहण का अब तक 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो लगभग ये क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ठीक है। 1562 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। यहीं से क्या होता है? विजयनगर का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें विजयनगर और संयुक्त सेना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सेनाओं ने पराजित किया था किसको? विजयनगर साम्राज्य को। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तालीकोटा हुआ। तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था किसका? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के संयुक्त सेना के मध्य। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? आप लोग बताएंगे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कौन था? वेंकट सेकंड था। और ये लास्ट ही था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसका मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व प्रणाली थी। विजयनगर शासक के देवराय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी औद्योगिक कर देते थे। यस, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करती है? हम्पी, क्योंकि हम्पी अभी टेम्पल भी बना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। हरिहर प्रथम बुक्का। किसने भेजा था? हरिहर भेजा था। कौन भेजा था? हरिहर बुक्का ने भेजा था। ठीक है। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? किसके थे? देवराज सेकंड के टाइम पर थे। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण पर एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो वो विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप। ठीक है, मंडपम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 रक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं? तो कहाँ का? हम्पी का वो। विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ? तो किसका हुआ? भरतनाट्यम, यक्षगान, मोहिनीअट्टम, रथनाट्यम। तो हुआ था यक्षगान। ये कर्नाटक में अभी भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्या हो रहा है आपका?
विजयनगर समाप्त हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा है? विजयनगर समाप्त हो रहा है। इसके बाद अब क्या आएगा आपका दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव था। तो आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर क्लास ख़त्म करें। धन्यवाद दोस्तों।